सभी को नमस्कार। केमिस्ट्री बाई कपिल डांगी सर यूट्यूब चैनल पे पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे थे। इसके पार्ट 28 में आज अपन पढ़ेंगे ग्रुप 18 के एलिमेंट्स, मतलब इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस की केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे। पी ब्लॉक एलिमेंट्स के पार्ट 27 में, मतलब पिछले वीडियो में, अपन इसके कुछ सामान्य गुणधर्म और इसके भौतिक गुणधर्म पढ़ चुके हैं। आज अपन पढ़ेंगे रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिएगा, ये गैसें जिनको समूह 18 मतलब उत्कृष्ट गैसों के रूप में हम सब लोग जानते हैं, इनमें से हीलियम, नियोन, आर्गन, ये 3 गैसें हैं। इनके कोई भी यौगिक ज्ञात नहीं है। यौगिक ज्ञात नहीं है, मतलब ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते हैं। इनके कुछ यौगिक ज्ञात हैं। किस किसके? क्रिप्टॉन के और जिनोन के। रेडोन चूंकि रेडियो सक्रिय तत्व है, इसके यौगिक ज्ञात हैं लेकिन पृथक नहीं किए जा सकते हैं। इसके यौगिक अभी तक पृथक नहीं किए गए हैं। अब देखिए, ऐसा क्यों है? ये तत्व ये आसानी से यौगिक क्यों नहीं बनाते हैं? इनके यौगिक स्थायी क्यों नहीं होते हैं? कारण क्या है? तो कारण देखिए, अक्रिय गैसें, जैसा इनका नाम है, या उत्कृष्ट गैसें भी जिनको अपन कहते हैं, उत्कृष्ट गैसें बहुत कम क्रियाशील होती हैं या बहुत ज्यादा स्थायी होती हैं। बहुत ज्यादा स्थायी होती है। इसलिए आसानी से अभिक्रिया नहीं करती हैं, इसीलिए इसका नाम अक्रिय गैसें पर बोल रहे हैं। और उत्कृष्ट गैसें बोल रहे हैं क्योंकि इनका जो गुण है वो उत्कृष्ट धातु सोने और प्लेटिनम के समान है। अब ये बहुत ज़्यादा स्थायी क्यों हैं, आसानी से अभिक्रिया क्यों नहीं करती हैं, इसके कारण देखिए क्या क्या है। इनके अगर कारणों की बात करें तो फर्स्ट है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NH2Np6। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अपन बात कर रहे हैं। N है इसके संयोजी कोष का नंबर। NH2Np6 जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या है? पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है और जो बहुत स्थायी होता है। तो अक्रिय गैसें हैं, उनके संयोजी कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है पूर्ण पूरित, इसका अष्टक पूर्ण है, इसलिए यह बहुत ज्यादा स्थायी होती है। दूसरा, आयनन ऊर्जा। अक्रिय गैसें या उत्कृष्ट गैसों की आयनन ऊर्जा बहुत उच्च होती है। दूसरा कारण है जो इसके स्थायित्व को बताता है, वो क्या है? इसकी आयनन ऊर्जा का मान बहुत उच्च है। इससे क्या होगा? इससे यह धनायन नहीं बनाता है। धनायन आसानी से नहीं बनाता है, ऐसे लिख दें अपन। धनायन आसानी से नहीं बनाते हैं। आयनन ऊर्जा किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा है
और आयनन ऊर्जा का मान इसके लिए बहुत ज़्यादा है, तो आसानी से ये धनायन नहीं बनाते हैं। तीसरा जो कारण है इसके स्थायित्व का वो देखिए, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। उत्कृष्ट गैसों के लिए इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के मान धनात्मक होते हैं। मतलब अक्रिय गैसें या उत्कृष्ट गैसों के परमाणु के बाह्यतम कोश में अगर अपन इलेक्ट्रॉन जोड़ना चाहें तो ऊर्जा अपने को देनी पड़ेगी, ऊर्जा का अवशोषण होगा। इससे क्या होगा? इससे यह ऋणायन भी नहीं बनाते हैं। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रियाओं में सामान्यतः क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, इलेक्ट्रॉन का दान किया जाता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, इस तरह की प्रक्रियाएं होती हैं। अब जो उत्कृष्ट गैसें हैं वो देखिए, उच्च स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, आयनन ऊर्जा का मान बहुत ज़्यादा हो गया, तो क्या होगा? धनायन नहीं बनाएगा। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान बहुत उच्च धनात्मक रूप में है, तो इसका मतलब ये ऋणायन भी नहीं बनाएगा। न तो इलेक्ट्रॉन देगा, न इलेक्ट्रॉन लेगा, और न ही इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा। तो कुछ नहीं हो रहा है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा स्थायी है, आसानी से क्रिया नहीं करती हैं। इसीलिए इनको अपन अक्रिय गैसें या उत्कृष्ट गैसें बोलते हैं। लेकिन देखिए अब क्या है, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम नील बार्टलेट था। नील बार्टलेट, उन्होंने 1962 में जिनोन के यौगिक, प्रथम अक्रिय गैस का जो यौगिक है वह जिनोन का यौगिक बनाने में उन्होंने सफलता प्राप्त की। तो देखिए 1962 में वैज्ञानिक थे नील बार्टलेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है ये, नील बार्टलेट। इन्होंने क्या किया, एक यौगिक बनाया O2 प्लस PtF6-, ये यौगिक बनाया इन्होंने, और इसका रंग कैसा है? लाल रंग का यौगिक है ये। इस पर ये अध्ययन कर रहे थे, ठीक है। अब इसमें देखिए खास बात क्या है, यहाँ O2 है वो धनायन के रूप में उपस्थित है। O2 धनायन के रूप में, इसका मतलब O2 में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको ऊर्जा देनी पड़ेगी, तो इसकी ऊर्जा का मान है 1175 किलो जूल प्रति मोल। अगर ऑक्सीजन को 1175 किलो जूल प्रति मोल के बराबर ऊर्जा दे दी जाए तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन का निष्कासन हो जाता है। मतलब O2 अणु की प्रथम आयनन ऊर्जा का मान 1175 किलो जूल प्रति मोल होता है। अब नील बार्टलेट ने क्या देखा कि जो जिनोन है उसकी प्रथम आयनन ऊर्जा का मान है 1170 किलो जूल प्रति मोल, जो कि ऑक्सीजन अणु की प्रथम आयनन ऊर्जा के लगभग समान है। ये 1175, ये 1170। इतनी ऊर्जा अगर जिनोन को दे दें तो जिनोन में से भी एक इलेक्ट्रॉन का निष्कासन कर सकते हैं। तो उन्होंने देखा कि इस तरह का जो यौगिक O2 प्लस PtF6-, इस तरह का यौगिक जिनोन का भी बना सकते हैं क्या। तो उन्होंने कोशिश करी, और कोशिश करके उन्होंने जिनोन का ये यौगिक प्राप्त कर लिया। तो अक्रिय गैसों का प्रथम यौगिक जिसका निर्माण नील बार्टलेट ने किया वह यौगिक क्या है? XePtF6। बहुत बार कंपटीशंस में और बोर्ड एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रथम यौगिक किसने बनाया? नील बार्टलेट ने बनाया। किस तत्व का बनाया? जिनोन का बनाया। और वह यौगिक क्या है? XePtF6 वह यौगिक है। यह भी लाल रंग का है, यह भी लाल रंग का यौगिक है। अब वर्तमान में जिनोन के बहुत सारे यौगिक ज्ञात हैं। जिनोन के
यौगिकों में ज़्यादातर यौगिक फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ बने हैं। तो जिनोन के ज्ञात यौगिक में देखिए क्या है, जिनोन के फ्लोरीन व ऑक्सीजन के साथ बहुत सारे यौगिक बना लिए गए हैं। फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ ही क्यों? क्योंकि फ्लोरीन और ऑक्सीजन की विद्युत ऋणताओं के मान काफी उच्च होते हैं। इनके यौगिक देखें, जैसे अपन XCF2, XCF4, XCF6, ये तो हो गए फ्लोरीन और ऑक्सीजन, फ्लोरीन के साथ बने यौगिक। ऑक्सीजन के साथ देखिए XCO3, ये ऑक्सीजन के साथ यौगिक हो गया। और ऑक्सीजन और फ्लोरीन दोनों के साथ XCOF4, XCO2F2, ये जिनोन के कुछ यौगिक ज्ञात हैं फ्लोरीन के साथ और ऑक्सीजन के साथ। इनको अपन डिटेल में देखेंगे। तो जिनोन के देखिए अक्रिय गैसों में सबसे ज्यादा यौगिक किसके हैं? जिनोन के हैं। क्रिप्टोन के यौगिक ज्यादा स्थायी नहीं है, लेकिन फिर भी क्रिप्टोन डाइफ्लोराइड उसका ये यौगिक ज्ञात है जिसको पृथक किया गया है। तो क्रिप्टोन का वह यौगिक जो पृथक किया गया है क्या है? KrF2 क्रिप्टोन डाइफ्लोराइड। और रेडोन है वो रेडियो सक्रिय तत्व है, उसका कोई भी यौगिक पृथक नहीं किया गया है। हीलियम नियोन आर्गन है, उसके ज्ञात यौगिक है ही नहीं, वो यौगिक बनाते ही नहीं है। ऐसा कोई यौगिक ज्ञात नहीं हुआ जो हीलियम नियोन आर्गन से मिलकर बना हो। ठीक है, अब देखिए जिनोन है उसके कुछ यौगिकों का अपन डिटेल में अध्ययन करते हैं, उनका निर्माण करते हैं और उनकी संरचनाएं व गुणों की भी अपन यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं जिनोन के फ्लोरीन के साथ यौगिक। तो जिनोन की फ्लोरीन के साथ अब अभिक्रिया कराते हैं तो सीधी अभिक्रिया से ये उत्पाद प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन अगर आप कुछ परिस्थितियां बदल दें तो उत्पाद की प्रकृति भी बदल जाती है। देखिए Xc+F2 जिनोन की अभिक्रिया करवा रहे हैं फ्लोरीन के साथ। कंडीशन क्या है? 673 केल्विन तापमान है और 1 बार दाब है। क्या बनेगा? XCF2 का निर्माण होता है। और ये अनुपात है जिनोन और फ्लोरीन का 2:1 यहाँ पर अपन लेते हैं। तो 673 केल्विन तापमान, जिनोन की फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराएंगे, दाब है 1 बार, तो XCF2 बनेगा। Xc+F2 को अगर आप 1:5 में लें, जिनोन से फ्लोरीन कितना ज़्यादा है? 5 गुना ज़्यादा है। तापमान कर दिया 873 केल्विन और दाब कर दिया 6 से 7 बार, तो बनेगा XCF4, जिनोन टेट्राफ्लोराइड का निर्माण होता है। और देखिए Xc+F2 आपने अनुपात कर दिया 1:20 और तापमान चूंकि है 573 केल्विन, लेकिन दाब है 60 से 70 बार। बहुत ज़्यादा दाब कर दिया। देखिए यहाँ 6 से 7 दाब है, बार दाब है, और वहाँ पे 60 से 70 बार है। तो ये हो जाता है यहाँ XCF6। देखिए इसको संतुलित करें, ये 3, और इसको संतुलित करें तो यहाँ ही आ जाता है 2। तो वो बन गया XCF6, जिनोन हेक्सा फ्लोराइड का निर्माण हो जाता है। तो इस तरह से ये जिनोन के फ्लोरीन के साथ यौगिक बनाते हैं, XCF2, XCF4, XCF6। XCF6 का निर्माण XCF4 से भी कर सकते हैं। देखिए कैसे? XCF4 + O2F2
और तापमान है 143 केल्विन, तो बनेगा XeF6 प्लस O2। तो XeF4 की क्रिया O2F2 से कराए 143 केल्विन तापमान पर, तो XeF6 का निर्माण होता है, साथ में ऑक्सीजन गैस का निष्कासन हो जाता है। तो ये XeF4 से भी अपन XeF6 का निर्माण कर सकते हैं। तो इस तरह से जिनोन के फ्लोरीन के साथ यौगिक बना सकते हैं। ठीक है ना। अब देखें इनकी संरचना, बहुत इंपॉर्टेंट है। संरचना में सबसे पहले देखें XeF2। देखिएगा जिनोन के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8 इलेक्ट्रॉन हैं। फ्लोरीन के साथ उन्होंने 2 बंध बनाए, मतलब जिनोन के 2 इलेक्ट्रॉन तो लग गए फ्लोरीन के साथ बंध बनाने में। कितने बच गए? 6 इलेक्ट्रॉन बच गए। ये 6 इलेक्ट्रॉन 3 लोन पेयर के रूप में उपस्थित हैं। तो देखिए VACPRT संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत के अनुसार ये बंध युग्म और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म इस तरह से व्यवस्थित होंगे कि उनके मध्य प्रतिकर्षण न्यूनतम हो। तो देखिए XeF2 है, किस तरह से व्यवस्थित होंगे? इसके जो बंध युग्म हैं वो तो एक दूसरे से विपरीत दिशा में हो गए, यूं एक तल से ऊपर एक तल से नीचे। 3 लोन पेयर हैं, वो एक त्रिभुज के कोनों की तरफ अभिविन्यासित हैं। तो देखिए संरचना या ज्यामिति सिर्फ बंध युग्मों के कारण होती है, तो अणु कैसा हो गया? रेखीय हो गया। तो ये अणु रेखीय है। अब इसका जो संकरण की अपन बात करें, संकरण में लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों ही आते हैं, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 हो गए। तो देखिए संकरण है sp3d। तो इस XeF2 का संकरण हो गया sp3d, और इसकी जो संरचना है या ज्यामिति है वो कैसी हो गई? रेखीय हो गई। अब दूसरा XeF4, इसकी बात करें। जिनोन के संयोजी कोष में उपस्थित 8 इलेक्ट्रॉनों में से 4 इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में काम में आ गए और 4 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के रूप में उपस्थित है, मतलब 2 लोन पेयर हो गए। तो 2 लोन पेयर और 4 बॉन्ड पेयर न्यूनतम प्रतिकर्षण हो तो ये इस तरह से अभिविन्यासित होंगे। ये वर्ग है, इस वर्ग के कोनों की तरफ फ्लोरीन उपस्थित है, 4 बंध युग्म उपस्थित हैं और 1 लोन पेयर तल से ऊपर और 1 लोन पेयर तल से नीचे उपस्थित होगा। ज्यामिति कैसी हुई? वर्ग समतलीय। और संकरण कैसा हो गया? कुल 4 बंध युग्म और 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, 6 हो गए कि नहीं? तो इसमें sp3d2 ये इसका संकरण होता है XeF4 में। अब देखें XeF6। XeF6 जिनोन के संयोजी कोष के 8 इलेक्ट्रॉनों में से 6 इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में प्रयुक्त हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन है वो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में उपस्थित हैं। तो देखिए 6 बंध युग्म इस तरह से विन्यासित होंगे। आप एक वर्ग बना लो, उस वर्ग के केंद्र पर आपने जिनोन रख दिया, वर्ग के प्रत्येक कोने पर एक एक फ्लोरीन लगा दिया, एक फ्लोरीन ऊपर और एक फ्लोरीन वर्ग से नीचे। तो देखिए ज्यामिति कैसी हो गई? अष्टफल की हो गई कि नहीं? 6 बंध युग्म हैं वो इस तरह से अष्टफलक के कोनों की तरफ अभिविन्यासित हैं। अब ये तो हो गए बंध युग्म। अब एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म भी है, तो देखिए उसको मैं यहाँ पे इस तरह से लगा दूं। अब चूंकि अगर ये लोन पेयर नहीं होता तो ये संरचना बिल्कुल सममित होती, लेकिन इस लोन पेयर की वजह से बंध युग्मों पर प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो ये संरचना सममित नहीं है। तो कैसी हो गई? असममित अष्टफलकीय संरचना है। असममित अष्टफलकीय संरचना होती है, इसकी ज्यामिति है इसकी असममित
अष्टफलकीय, या फिर अपन कहेंगे विकृतीकृत अष्टफलकीय। ये शब्द ज्यादा इसमें सूट करेगा, विकृत अष्टफलकीय इसकी ज्यामिति है, और इसका संकरण हो जाएगा sp3d3। sp3d3 इसका संकरण है। तो देखिए ये जिनोन के कुछ फ्लोराइडों की अपन संरचना पढ़ रहे हैं। अब देखेंगे इनके गुणों की अपन बात करते हैं। गुणों में सबसे पहले कौन से गुण देखते हैं अपन? भौतिक गुण। तो भौतिक गुणों का सीधा सा ही इसमें है कि 298 केल्विन ताप पर ये क्या हो जाते हैं, इनकी ठोस प्रावस्था सीधे ही गैस प्रावस्था में परिवर्तित हो जाती है। मतलब ये ऊर्ध्वपातन दर्शाते हैं सीधे ही 298 केल्विन तापमान पर। तो ये इनकी भौतिक प्रावस्था। अब देखें इनके रासायनिक गुण। रासायनिक गुणों में देखिए बहुत ही क्रियाशील हैं, ज्यादा स्थायी नहीं है। रासायनिक गुण जल की थोड़ी सी मात्रा की उपस्थिति में ही इनका जल अपघटन हो जाता है। देखिए कैसे। सबसे पहले अपन उदाहरण लें, जल अपघटन। जल की थोड़ी सी मात्रा में ही इसका जल अपघटन हो जाता है। जैसे देखिए HCF2, थोड़ी सी मात्रा में ही क्या हो जाएगा, इसका जल अपघटन हो जाएगा। 2HC प्लस 4HF प्लस O2। HCF2 है, जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देगा, जिनोन देगा। 4HF प्लस O2 ये निकल जाएंगे। जल थोड़ी सी नमी की उपस्थिति में ही इसका जल अपघटन हो जाता है। HCF4 की बात करें, HCF4 का अगर अपन जल अपघटन कराएं तो ये अभिक्रिया देता है Hc प्लस HCO3 प्लस HF और प्लस O2। कितने उत्पाद इसमें प्राप्त होते हैं? देखिए इसको संतुलित करें अपन। 6, ये 24 हो गया। और फिर जिनोन में देखिएगा, जिनोन 6 है, तो 6 में से 24, चलो हाइड्रोजन को अपन संतुलित करें तो ये 12 H2 हो गए। यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए कितने हैं, 12 ऑक्सीजन हो गए। तो 12 ऑक्सीजन में से 6 यहाँ पे कर दूं और 6 यहाँ पे कर दूं, तो ये 12 ऑक्सीजन हो गए और जिनोन इधर हो गए 4। देखिए देखते हैं दोबारा संतुलित हुआ कि नहीं। जिनोन कितने हैं, 6, इधर जिनोन 6 हो गए। फ्लोरीन कितने, 6 को 24 और ये 24 हो ही गए। हाइड्रोजन 24 हो गए और ऑक्सीजन हो गए 12। ठीक है, संतुलित हो गया। तो HCF4 है, उसमें जल अपघटन से मुख्य उत्पाद क्या बन रहा है, ये मुख्य उत्पाद है। Hc भी है और साथ में HCO3, ये मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं HCF4। अब अपन जल अपघटन कराते हैं HCF6 का। HCF6 का जल अपघटन 2 प्रकार से होता है, आंशिक जल अपघटन और पूर्ण जल अपघटन। तो सबसे पहले अपन देखें आंशिक जल अपघटन। आंशिक जल अपघटन देखिएगा, HCF6 प्लस H2O, इसमें HCOF4 प्लस 2HF। जल का एक अणु लगा, यहां से 2 हाइड्रोजन 2 फ्लोरीन लेके HF के रूप में निकल गए और ऑक्सीजन यहां जुड़ गया। ये HCOF4 है,
ये जल के एक अणु से और क्रिया करेगा और बनाएगा XeO2F2 प्लस 2HF। जल का एक अणु और क्रिया करता है और यहाँ से 2 फ्लोरीन और निकाल लेता है। तो अगर आंशिक जल अपघटन करते हैं तो 2 प्रकार के इसके उत्पाद प्राप्त होते हैं, XeOF4 और XeO2F2। ये इसके आंशिक जल अपघटन से प्राप्त होने वाले उत्पाद हैं। और अगर XeF6 का पूर्ण जल अपघटन करें पूर्ण जल अपघटन इसका करें तो देखिएगा XeF6 प्लस H2O से बनेगा XeO3 प्लस 6HF, तो ये हो गया यहाँ पे 3। तो मुख्य उत्पाद क्या है? XeO3 इसका मुख्य उत्पाद होता है। क्लियर? अब यहाँ देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। अगर मान लो आपको किसी भी कंपटीशन में या बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया कि XeF6 के जल अपघटन से बनने वाला उत्पाद क्या है, सिर्फ जल अपघटन बोला, तो सिर्फ जल अपघटन बोला तो इसका एक ही मतलब है पूर्ण जल अपघटन, तो मुख्य उत्पाद है XeO3। अगर अगला आंशिक जल अपघटन का उत्पाद पूछना चाहेगा तो वो लिखेगा कि XeF6 के आंशिक जल अपघटन से उत्पाद कौन से बनेंगे, तो ये XeOF4 और XeO2F2 ये मुख्य उत्पाद होंगे आंशिक। सिर्फ जल अपघटन का मतलब पूर्ण जल अपघटन। तो इस तरह से ये उत्पाद प्राप्त होते हैं। क्लियर है? तो ये देखिए कुछ हैं रासायनिक गुण जिनोन के और देखिए रासायनिक गुणों में जिनोन के यौगिक ऐसे यौगिकों से क्रिया करते हैं जो फ्लोरीन दाता या फ्लोरीन ग्राही के रूप में भी कार्य करते हैं। देखिए कैसे, जिनोन के फ्लोरीन के साथ बने यौगिक फ्लोरीन के साथ बने यौगिक फ्लोराइड दाता से क्रिया करके ऋणायन बनाते हैं और फ्लोराइड ग्राही से क्रिया करके धनायन बनाते हैं। देखिए कैसे, इस बात का मतलब क्या है अपना विक्रिया से देखते हैं। जैसे मैंने अभिक्रिया कराई XeF2 की XeF4 की, किससे? PF5 से और SF5 से। ये PF5 और SF5 क्या हैं? फ्लोराइड ग्राही हैं, मतलब ये F- को अपने साथ जोड़ेंगे। तो देखिएगा क्या बनेगा, XeF प्लस PF6 माइनस, एक F माइनस यहां से निकला और इसके साथ जुड़ गया, तो माइनस के रूप में F निकला तो इस पे तो आ गया प्लस, और वो F माइनस इसके साथ जुड़ गया तो ये हो गया PF6 और इस पे आ गया माइनस। वैसे ही इसमें से भी एक F माइनस यहां चला जाएगा, तो उत्पाद बनेगा XeF3 प्लस के रूप में और SF6 माइनस के रूप में। यहां से एक फ्लोरीन कम हो गया और यहां फ्लोरीन बढ़ गया, माइनस के रूप में गया है तो चूंकि यहां प्लस आ जाएगा और यहां माइनस आ जाएगा। तो देखिए जिनोन के जो फ्लोराइड के साथ बने यौगिक हैं वो फ्लोराइड ग्राही से क्रिया करके क्या बना रहे हैं? धनायन बना रहे हैं। तो देखिए क्या लिखा है कि ये फ्लोराइड ग्राही से क्रिया करके धनायन बनाते हैं। और उदाहरण लें जैसे XeF6 की क्रिया अगर आप NaF
और KF से करा दें तो देखिएगा Na प्लस XeF7 माइनस K प्लस XeF7 माइनस, तो यहाँ पे NaF और KF क्या है? फ्लोराइड दाता है। ठीक है, तो अब के F माइनस यहां से यहां चला गया तो ये XeF7 हो गया, क्योंकि माइनस के रूप में आया तो यहाँ पे माइनस भी आ जाएगा और सोडियम पे प्लस और पोटेशियम पे प्लस आ जाएगा। तो यहाँ देखा जिनोन के फ्लोरीन के साथ बने यौगिक फ्लोराइड दाता से क्रिया करते हैं तो ऋणायन बनाते हैं। देखिए यहाँ ये ऋणायन बन गया। ठीक है, तो ये है जिनोन के फ्लोराइड के साथ बने यौगिक और उनके रासायनिक गुण। अब अपन देखते हैं जिनोन के ऑक्सीजन के साथ बने यौगिक। जिनोन के ऑक्सीजन के साथ बने यौगिक पढ़ चुके हैं अपन। कहाँ पढ़ चुके हैं? देखिए मैं बाकी सारी चीजें मिटा दूंगा, जिनोन के जो ऑक्सीजन के साथ बने यौगिक हैं वो ही रखेंगे अपन। इनका जो निर्माण है वो निर्माण कैसे होता है वो देख रहे हैं। जैसे अपन ने जिनोन के फ्लोराइड हैं उनका जल अपघटन किया तो उससे अपन ने जिनोन के ऑक्सीजन के साथ बने यौगिक प्राप्त हुए। देखिए एक विधि तो ये हो गई। XeF4 है उसका जल अपघटन किया, XeO3 बना। दूसरी विधि ये हो गई, XeF6 का जल अपघटन करवा रहे हैं तो XeOF4 बना, XeO2F2 बना। XeF6 का पूर्ण जल अपघटन करा रहे हैं तो इसमें भी XeO3 का निर्माण हुआ। तो इस तरह से जिनोन के ऑक्सीजन के साथ बने यौगिक हैं वो अपन किससे बना रहे हैं? फ्लोरीन के साथ बने यौगिकों के जल अपघटन से अपन ऑक्सीजन के साथ बने यौगिक प्राप्त कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, वही अभिक्रियाएं वापस रिपीट हो गई। ठीक है ना, तो ये इस तरह से अपन ऑक्सीजन के साथ बने यौगिक प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके गुणों की अपन बात करें तो गुणों में देखिएगा जिनोन के ऑक्सीजन के साथ बने यौगिक विस्फोटक होते हैं। कैसे हैं ये? विस्फोटक, विस्फोट हो जाता है। रासायनिक गुणों से पहले अपन देखें इनकी संरचना। रासायनिक गुण तो अपने सिलेबस में भी नहीं है वैसे, तो संरचना देख लेते हैं। सबसे पहले संरचना देखें, XeOF4 की संरचना देखें तो इसकी संरचना इस प्रकार से होती है। एक वर्ग बनाएं, उसके केंद्र पर आपने जिनोन रखा, वर्ग के कोनों पर आपने एक एक फ्लोरीन लगाया और डबल बॉन्ड O। क्लियर है? अब जिनोन के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8। 8 में से कितने काम में आ गए? 1 2 3 4 5 और 6 काम में आ गए, तो एक लोन पेयर भी इसके ऊपर पाया जाता है। तो संरचना कैसी हुई? वर्ग पिरिमिडीय। तो इसकी संरचना हो गई वर्ग पिरिमिडीय। XeO3, XeO3 की अपन संरचना देखें तो ये होती है त्रिभुजीय पिरिमिडीय। जिनोन के साथ 3 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं डबल बॉन्ड के द्वारा। ये 3 ऑक्सीजन और एक लोन पेयर ये चतुष्फलक के कोनों की तरफ अभिविन्यासित होते हैं। क्योंकि लोन पेयर के कारण ज्यामिति नहीं बनती है तो ये 3 डबल बॉन्ड हैं वो चतुष्फलक के नीचे वाले अपन अगर कोने देख समझें तो उनकी तरफ अभिविन्यासित रहते हैं। तो इस तरह की ज्यामिति हो गई। तो कैसी हो गई? नीचे त्रिभुज बन रहा है और ऊपर एक पिरामिड बन रहा है। त्रिभुजीय पिरामिडीय इसकी संरचना होती है। तो ये थे जिनोन के फ्लोरीन के साथ बने यौगिक और ऑक्सीजन के साथ बने यौगिक। अब देखते हैं इनके उपयोग। देखिए उपयोग, अक्रिय गैसें या उत्कृष्ट गैसों के उपयोग अपन पढ़ें
तो देखिए गैसें कौन कौन सी हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। इसमें सबसे ज़्यादा उपयोगी गैस है हीलियम। आसानी से क्रिया भी नहीं करती है, बहुत हल्की गैस होती है। तो हीलियम का उपयोग देखिए किस किस में करते हैं अपन, गुब्बारों में। बड़े बड़े गुब्बारे होते हैं, मेलों में देखे होंगे, उसमें कई लोग बैठकर सैर भी करते हैं। उन गुब्बारों में हीलियम का उपयोग होता है। श्वसन सिलेंडर्स में जो गोताखोर ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके जाते हैं अपने साथ, उस ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस मिली हुई होती है, हीलियम गैस मिली हुई होती है। अगर हीलियम को नहीं मिलाएं, सिर्फ वायु को वो गोताखोर श्वसन के लिए अगर लें काम में, तो बेंड नामक रोग हो जाता है। ऐसा अपन ने विलियन में भी पढ़ा। हीलियम है, इसका उपयोग जो रिएक्टर होते हैं उनमें शीतलक के रूप में किया जाता है। देखिए बड़े बड़े रिएक्टर हैं जिसके अंदर परमाणविक ऊर्जा की सहायता से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। तो बहुत ज़्यादा तापमान को कंट्रोल करने के लिए हीलियम का उपयोग किया जाता है। हीलियम का उपयोग NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में, चिकित्सीय पद्धति में, MRI में हीलियम का उपयोग किया जाता है। MRI पूरी बॉडी को स्कैन किया जाता है MRI पद्धति में, तो उसमें हीलियम का उपयोग करते हैं। देखिए कितने सारे उपयोग हैं हीलियम के। नियोन है, नियोन का उपयोग किया जाता है बल्ब में। बल्बों में जो गैस भरी जाती है वो कौन सी गैस भरी जाती है, नियोन भरी जाती है। आर्गन का उपयोग करते हैं अपन धातु कर्म में, अक्रिय वातावरण। अगर आपको किसी विधि में, धातुक्रम की किसी विधि में अक्रिय वातावरण की आवश्यकता है तो वहां आर्गन का उपयोग किया जाता है। क्रिप्टॉन और जीनॉन के कोई ज़्यादा उपयोग अभी नहीं हुए हैं। क्रिप्टॉन का भी कुछ बल्बों में, रंगीन बल्बों में क्रिप्टॉन का उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा उपयोगी गैस कौन सी इनमें से, हीलियम और नियोन। और इन दोनों में से भी हीलियम गैस है वो सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है। तो ये थे ग्रुप 18 एलिमेंट्स। तो ये चैप्टर आज पूरा हो गया, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसकी कुछ प्रॉब्लम्स की चर्चा करेंगे, कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह वो अपन देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम में या विभिन्न कॉम्पिटिशन्स में पूछे जाते हैं। तो आप हाथ धोते रहिए, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, परिवारजनों का ध्यान रखिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।